दिल्ली में फरवरी में दंगे हुए, उसके बाद जांच का सिलसिला आगे बढ़ा, लेकिन जिस तरह से जांच आगे बढ़ी है, उसको लेकर कई तरह के सवाल बीच में उठते रहे। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे, तरह तरह की बातें हुई। उसके बाद सिविल सोसाइटी की तरफ से एक स्टेप लिया गया, जिसमें बड़ी तादाद में जो है जो ये कहा जा सकता है कि सिटीजन कमेटी ऑन दिल्ली राइट्स करके एक चीज गठित की गई, और उसने ये तय किया कि इस पूरे दंगों की जांच को निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए। उन्हें भी लगा कि कहीं ना कहीं ये जो जांच चल रही है उस पर उन्हें भी शक व शुबा जाहिर हुआ है। यही वजह है कि फैक्ट और फाइंडिंग की तलाश में अब ये कमेटी भी सामने आई है। हम आपको बताएं कि इस जांच कमेटी में बहुत सारे पूर्व जजेस हैं, पूर्व नौकरशाह हैं, और इस दौरान जो तमाम चीज़ें सामने आई थी, जाहिर है कि बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको हरास किया जा रहा था, साथ ही साथ जो है पत्रकारों से पूछताछ की जा रही थी। तो कई तरह के यहाँ पर सवाल उठे थे, और जिसके बाद ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ी हैं। इस कमेटी में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो बहुत ही सीनियर जजेस रहे हैं। जस्टिस मदन लूकर हैं, जस्टिस AP शाह हैं, जस्टिस RS सोढ़ी जैसे लोग, जस्टिस अंजना प्रकाश जैसे लोग इसमें मौजूद हैं। तो हमारे साथ आज दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। पृथ्वीराज जी हैं, वो हमारे साथ हैं, पूर्व DGP हैं हिमाचल प्रदेश से। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हैं, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। कासिम रसूल इलियास साहब, सबसे पहले हम आपसे ही सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो तमाम चीज़ें चली और जिस तरह से ये कमेटी अब सामने आई है फैक्ट फाइंडिंग को तलाश करने के लिए, कैसे आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है सब? नहीं, देखिए, हम इस कमेटी को वेलकम करते हैं और इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, इसलिए कि दिल्ली पुलिस जिस तरह से दंगों के सिलसिले में कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, उस जी। पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। पहली बात तो ये कि दंगों के जो असल ज़िम्मेदार थे, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, जिनके भड़काऊ भाषण के बाद वहाँ दंगे शुरू हुए थे, उन सब के खिलाफ आज तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई। उनको बुलाया और उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको एज़ इट इज़ कबूल कर लिया गया और उनके खिलाफ FIR नहीं हुई। दूसरी जानिब जो लोग दिल्ली के अंदर CAA NRC मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर, जिन्होंने भाषण दिए थे, उन सब लोगों को एक के बाद दीगरे उसके अंदर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये एक गलत तरीके का लिंक कायम किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है गोया दिल्ली के दंगे इन्हीं लोगों ने भड़काए थे। तो ये बिल्कुल ही गलत कोशिश हो रही है और हमें ये अफसोस की बात ये है कि दिल्ली की पुलिस, आप जानते हैं कि जो होम मिनिस्ट्री है उसके ताबे होती है, तो जाहिर बात है कि जो नैरेटिव होम मिनिस्ट्री ने बनाया है उसी नैरेटिव के अंदर ये खाना पूरी कर रही है दिल्ली की पुलिस। तो ऐसी निष्पक्ष जांच की तो बहुत सख्त जरूरत है, ये चीज सामने आए। आपको मालूम होना चाहिए कि चंद दिन पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी और इस पर अच्छी खासी काम किया था, और लेकिन ये कि उसके बाद गवर्नमेंट ने जो माइनॉरिटी है उसको कमीशन, काम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट थी, उसने सीधे सीधे दिल्ली पुलिस को सवालों के घेरे में लाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, उसने भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है दिल्ली पुलिस को। जी। और आप जानते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को यहाँ गवर्नमेंट ने इतना मजबूर किया कि उसे अपना यहाँ पे दफ्तर बंद करना पड़ा। तो इसका मतलब ये कि दिल्ली पुलिस और खासतौर से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नहीं चाहती है कि इन दंगों की निष्पक्ष जांच हो। अब आप देख रहे हैं कि जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया, आप अपने मिसाल के तौर पर उमर खालिद की बात कीजिए। उमर खालिद पर ये इल्जाम आयद किया गया है कि वो यहाँ के मास्टरमाइंड में से एक हम आदमी उमर है। खालिद पे भी आएंगे, हम उमर खालिद पे भी आएंगे, चूंकि पृथ्वी जी भी हमारे साथ हैं। पृथ्वी जी, आपका क्या रिएक्शन है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो डॉक्टर इलियास के विचारों से सहमत हूँ। जी। और ये जो CAA और NRC का जो विरोध प्रदर्शन दिल्ली में हुए थे, उसमें 4-5 जगह मैं भी गया था रात को, शाहीन बाग वगैरह, और दूसरी जगह पे भी जो मुझे बुलाया था लोगों ने, मैं गया था। तो ये तो प्रोटेस्ट में तो लोग गए ही थे, लेकिन अब ये पिक एंड चूज किस किस को अंदर करना है, किस किस को नहीं करना है, ये
दिल्ली पुलिस जो है वो पर सवाल ये है कि बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे देश की जो न्यायिक आपराधिक न्याय प्रणाली है, पुलिस व्यवस्था है, जिसमें कि जुडिशरी, बार और प्रिजन्स डिपार्टमेंट वगैरह ये सब लोग आते हैं, ये प्रोफेशनल नहीं है एक्चुअली। अभी तो खैर जब से ये जो वर्तमान सरकार इस देश में स्थापित हुई है पिछले 7-8 साल से, 6-7 साल से, तो ये भिन्न भिन्न राज्यों की पुलिस का नाजायज इस्तेमाल अपने विरोधियों को दबाने के लिए, उनके विरुद्ध झूठे देशद्रोह के और अन्य केस बनाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल शरेआम किया जा रहा है। मतलब कोई शर्म की बात नहीं है, बेशर्मी से किया जा रहा है। इसका आधार क्या है? अगर कोई चीज इस तरह से की जा रही है तो उसका कोई आधार होगा, जिस तरह से दिल्ली पुलिस अपने इस काम को अंजाम दे रही है। इसका आधार तो हमारी व्यवस्था में ही निहित है जी। मैंने कहा ना कि जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली प्रोफेशनल नहीं है, पेशेवर नहीं है, कमजोर है। इसी प्रकार के अपराध यदि इंग्लैंड में होते या अमेरिका में होते तो वहाँ की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, पुलिस व्यवस्था है, क्या किसी राजनीतिज्ञ के कहने पे ऐसे काम करती? नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि वो पेशेवर हैं, ट्रेंड हैं, उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस फुल प्रूफ है, उसमें कोई कमियां नहीं है, उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस प्रोफेशनल है, उनके जो पुलिस अधिकारी हैं, बड़े बड़े उच्च पदों पर हैं, वो प्रोफेशनल हैं। वो रिजाइन करना बेहतर समझेंगे बजाय किसी राजनीतिज्ञ के कहने पे किसी के मानवाधिकारों का हनन करें, उसकी पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करें, जेल में 3 महीने रखें, 2 महीने रखें, उसके बाद हाई कोर्ट से पता लगता है कि तो केस ही नहीं था, जैसे अभी रिया चक्रवर्ती के मामले में हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कमेंट किया है कि उनके पास ड्रग पोजेशन का और ड्रग खरीदो फरोख्त करने का कोई मामला ही नहीं बनता, आपने 3 महीने उसको रखा है। इसी प्रकार जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट है इस देश के अंदर, या जो सच्चे लोग हैं जो इस देश की जनता की सेवा करना चाहते हैं, यदि वो इस वर्तमान सरकार के विचारों के विरुद्ध हैं और ऐसा वर्तमान सरकार को लगता है कि ये हिंदुत्व की फिलॉसफी को फॉलो नहीं करते हैं, उसके विरुद्ध हैं और एक सेकुलरिज्म के फेवर में है, तो कोई ना कोई झूठा केस बना के उनको जो है ये जेल में डालने का काम किया जा रहा है, जो कि मैं तो उम्मीद करता हूं कि इस दबाव के कारण और इस अन्याय के कारण यदि कोई सिविल लिबर्टी ग्रुप, जिस तरह के आप कह रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेटिव एक कमेटी बनी है बड़े बड़े लोगों की, जिसमें के जजेस हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, और इस अन्याय से तंग आकर इस बेशर्मी और इस दबाव के कारण यदि कोई नया मूवमेंट इस देश के अंदर, जिस प्रकार जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट आया था और अन्य मूवमेंट आते हैं, इतिहास गवाह है इन चीजों का, विश्व में भी आते हैं, बहुत से हिटलर आए कहीं चले गए, तो ये जब इस तरह का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, न्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो इस तरह के मूवमेंट जो है वो खड़े होते हैं। मैं तो अपील करता हूं ऐसे लोगों से जो जिनकी आत्मा अभी मरी नहीं है, जिनकी कॉन्शियस अभी जिंदा है, कि वो खड़े हों, ग्रुप बनाएं और इस अत्याचारी और इस दमनकारी सरकार के विरुद्ध खड़े हों। देखी जाएगी कितने लोगों को जेल में डालेंगे, कितने झूठे केस बनाएंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि मेरे खिलाफ भी बनाए, मुझे भी जेल में डाल दो भाई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया या जिन लोगों से पूछताछ की गई या हरास किया जा रहा है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविज्म में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हुए हैं, उन लोगों की जो कहानियां फिलहाल सामने आई, जिस तरह की चार्जशीट उभर करके सामने आई, उसमें जो बातें कही गई कि साहब किसी नेता की आप जो है बुक्स पढ़ा करते थे, मतलब ऐसी मनगढ़ंत कहानियां, ये कहाँ जाके स्टैंड करेंगी? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम को समझते हैं तमाम। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो इस तरह की कहानियां बनाकर जो लोगों के खिलाफ जो है वो केस दर्ज किए जा रही है, कहानी तो थी। अब रिया चक्रवर्ती का क्या था, ये कहानी तो है। एक बड़ी दिलचस्प बात, अगर आपके पास टाइम हो 2 मिनट का, मैं सुना सकता हूँ। हमारे
आईपीएस हमारे बैच के आईपीएस ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का एक मजाक, असलियत मतलब मजाक नहीं, लेकिन उसने एक हमारे ऑफिसर ने पोस्ट किया था, उसमें ये था कि वो उत्तर प्रदेश का ही किस्सा था कि जब वो ये साहब एक जिले में एसपी थे, तो पड़ोस के किसी थाने में डकैती हो गई, तो इन्होंने आदेश दिया कि भाई फलानी फलानी चौकी से एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल वहां जाएं और जांच करें, जाकर प्राथमिक जांच करें कि भाई क्या हुआ, ये डकैती कैसे हुई, और देखें कौन है वो कल्प्रिट, उनको पकड़ें, जो भी कार्रवाई है पुलिस की वो करें। तो उसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल मोटरसाइकिल पर वहां चले गए हैं, और कुछ दिनों के बाद आदेश आया राज्य मुख्यालय से, लखनऊ से, कि भाई ये बड़ा सीरियस केस है, ये केस जो है सीबीसीआईडी को दिया जाए, ट्रांसफर किया जाए। और वो केस सीबीसीआईडी को ट्रांसफर हो गया। कई वर्ष की तहकीकात के उपरांत सीबीसीआईडी ने रिपोर्ट दी कि भाई इस मामले में कोई डकैती नहीं हुई थी, कोई कुछ नहीं हुआ, और ये ऐसे ही मामला था। लेकिन सीबीसीआईडी को कुछ ना कुछ तो अपनी रिकमेंडेशन देनी थी। उन्होंने कहा कि भाई हम किसी को पकड़ नहीं पाए हैं, कोई केस साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वो सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल जो वहां पहुंचे थे, हालांकि वो वर्दी में थे, मोटरसाइकिल पे गए थे, लेकिन उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हेलमेट की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। तो इस तरह का मजाक इस देश के अंदर चल रहा है। दिलचस्प किस्से मिल जाते हैं पुलिस के अंदर। नहीं, मजाक इस तरह का पुलिस व्यवस्था और कानून के साथ इस तरह का मजाक आज की तारीख में चल रहा है। और ये किस्सा उन्होंने रिया चक्रवर्ती के संदर्भ में साबित किया है, लिखा था कि भाई इस केस में भी मुझे लगता है वैसा ही कुछ होने वाला है। बिल्कुल। हेलमेट वालों को आपको लगता है कि पुलिस जो है इस तरह से कर रही है? हाँ बिल्कुल। देखिए असल में जी, देखिए एक बात यह है कि पुलिस इस तरह से कर रही है, इसका एक बुनियाद ये है कि अपनी गिरफ्तारी से चंद दिन पहले उमर खालिद ने एक पोस्ट किया था, वह फेसबुक के ऊपर मौजूद है, कि ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्तों और साथियों को जो अलग अलग प्रोग्रामों में थे, पुलिस दबाव डाल रही है कि वो मेरे खिलाफ बयान दे कि मैंने भड़काऊ भाषण दिए थे। जी। और अब आप देखिए कि जिस भाषण को बुनियाद बनाकर उमर के खिलाफ केस खड़ा किया, जिसको अमित शाह ने पार्लियामेंट में भी बयान किया कि भाई ऐसा भड़काऊ भाषण दिया कि ट्रंप आएंगे तो हम ऐसा दंगे भड़काएंगे, वो भाषण आज सोशल मीडिया में पूरी तरह पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं उस भाषण से कहीं भी ये साबित नहीं होता है। वो महाराष्ट्र में दिया हुआ एक भाषण है, सीएए के प्रोग्राम में, वेलफेयर पार्टी के प्रोग्राम था, वहां भाषण दिया उन्होंने कि हम जो अगर कोई हम पर लाठी बरसाएगा तो हम फूल लेकर आएंगे, कोई आदमी हमको जेल डालेगा तो हम संविधान लेकर चले जाएंगे, कोई हमको उठाकर पकड़ के ले जाने की कोशिश करेगा तो हम सारे जहां से अच्छा कहते हुए चले जाएंगे। इस तरह का जो भाषण दिया जा रहा है, उस भाषण को आप कहते हैं भड़काऊ भाषण है। और लोगों पे दबाव डाल डाल के लोगों के खिलाफ भाषण लिए जा रहे हैं कि भैया लोगों के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं कि शशि थरूर की किताबें आपके पास मिल रही हैं, आप उन किताबों को पढ़ रहे हैं। तो किताबें शशि थरूर की मिल रही है, इसी चीज का जिक्र तो कर रहे हैं ना, वो एविडेंस है। नहीं तो देखिए ये इसको अगर आप इसी चीज का जिक्र कर रहे हैं कि सिस्टम आखिर किस तरह से देखिए चल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि देखिए ये केस में होगा ये कि जाहिर है कि 2 साल 3 साल के बाद फैसला आएगा कि सब वो सब बेकार बात था, लेकिन आपने लोगों के वक्त और इसको जाय कर दिया। उमर के ऊपर में देखिए इन्होंने 24 धाराएं लगाई है, 24, और उसमें क्या क्या धाराएं आप देखिए, हमारे पृथ्वीराज जी यहाँ मौजूद है, वो देखिए धारा है 302, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 124A, 120B, UAPA, आर्म्स एक्ट, और पता नहीं कितनी कितनी धाराएं लगा दी। अब ये धाराएं लगाने का मतलब क्या है? आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, लेकिन आप लंबे वक्त तक के आपको बेल नहीं मिलेगी, आप जेल के अंदर रहेंगे। और जैसा कि भीमा कोरेगांव में हुआ है, भीमा कोरेगांव का केस 2 साल से चल ही नहीं रहा है, और हर 4 महीने बाद 3 महीने बाद एक नया आदमी पकड़ते हैं, कहते हैं कि हमको जब सब्सिडी चार्जशीट करना है। यहाँ भी यही होने वाला है, यहाँ भी हर 4 महीने बाद 3 महीने बाद एक नए आदमी को पकड़ेंगे। अब उमर खालिद का पर FIR दर्ज हुई थी मार्च में, और उसको पकड़ा है इन्होंने अभी सितंबर के आखिर में। ऐसे में इलियास साहब, एक चीज सवाल ये पैदा होती है कि जिस तरह का रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सरकार अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रही है, पुलिस भी कहीं ना कहीं एक दबाव में काम कर रही है, और सीधे तौर पर ये जो फैक्ट और फाइंडिंग यहाँ पर आएगी,
फिर इसकी कितनी अहमियत बन पाएगी, क्योंकि जो एक रुख यहाँ पर नजर आ रहा है सरकार का, आपको देखिए लगता है इसकी कुछ बहुत ऐसा? अहमियत है, जी इसकी बहुत अहमियत है। अभी आपने देखा होगा कि उमर के मामले में जी। दुनिया के प्रोमिनेंट 200 लोगों ने बयान दिया था। हम्म, नाम चॉम्स्की भी थे उसमें, अरुंधति रॉय भी थी और कई लोग थे। हम्म, तो जाहिर बात है कि ये तो देश की बदनामी हो रही ना भाई, हम्म। दुनिया के लोग कह रहे हैं कि आप नहीं, क्या कर रहे हैं। यहाँ तो जो फौरन उसे नक्सली बता दिया जाता है, जो अर्बन भी नक्सल बता का दिया नाम दे जाता दिया हो जाता है। भाई, इस दिल्ली दंगों में नक्सली का कोई रोल नहीं है कहीं भी। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कुछ कर रही है गवर्नमेंट, और मैं ये समझता हूँ ये जो हमारी सिविल सोसाइटी की मूवमेंट ने ये जो एक आजाद ग्रुप खड़ा किया है जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, इसकी बहुत अहमियत है। इसकी वजह ये एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, उसके अंदर एक हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं, तो जाहिर है कि ये इसकी एक बड़ी अहमियत है। ये जो इनकी जो फाइंडिंग आएगी उसको आप आसानी से नकार नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी के अंदर ये सब काम हमको करने चाहिए और ये बिल्कुल सही रुख पे जा रहा है मामला। पृथ्वीराज जी, आपसे कम शब्दों में, चूंकि अब हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, आपसे कम शब्दों में ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, जाहिर है पुलिस प्रशासन के ऊपर ये सवाल एक तरह से है, ऐसे में पुलिस सिस्टम को लेकर के बार बार उसको बेहतर बनाए जाने को लेकर बार बार बातचीत की जाती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो, कोई दबाव में ना रहे, निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके? पहले तो बात मैं डॉक्टर इलियास जी के थोड़ा सा उनके बयान को तायद करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को कोई शर्म नहीं है जी कि भाई जो बाहर से लोग, मान लो कह रहे 200 लोगों ने उमर खालिद के फेवर में बयान दिया है, तो कोई इनको कोई शर्म आएगी या कोई ये झुकेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, सारी दुनिया में उसकी भत पीटी है, बदनामी हुई है हमारे देश की कि इतना रद्दी फैसला इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसको जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसके सुप्रीम कोर्ट ने इतना घटिया फैसला दिया है जिसका कोई आधार ही नहीं है, असंवैधानिक फैसला दिया है। सारी वर्ल्ड की प्रेस ने उसको क्रिटिसाइज किया है, हम रोज पढ़ते रहते हैं, तो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। अच्छा, इसलिए इसमें इस उम्मीद में उमर खालिद को ये डर किसी प्रेशर से, हालांकि प्रेशर ग्रुप चलने चाहिए देश के, नहीं, तो उम्मीद की बनते जानी रहने चाहिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो फैक्ट और फाइंडिंग रिपोर्ट आएगी, जिस तरह का ये ग्रुप है जो पूरी जांच करके सामने रखेगा, जाहिर है इसके कुछ असरात बेहतर नजर नहीं, आएंगे। वो तो देखिए, वो तो जारी रहना चाहिए, मूवमेंट तो चलते रहने चाहिए, लेकिन मैं तो इस पर्टिकुलर इस सरकार के बारे में कह रहा हूँ कि ये थिक स्किन्ड सरकार है, मोटी खाल की सरकार है, इसको कोई ज्यादा असर होने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने की पुलिस प्रोफेशनलिज्म की बात, तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, सभी सरकारें इसके लिए जिम्मेवार हैं। इसको मैं भारतीय जनता पार्टी को, केवल भारतीय जनता पार्टी को इसका दोषी नहीं ठहरा सकता। कांग्रेस की सरकारें इतनी बार सत्ता में आई हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकारें, और दूसरी भी आई हैं, और मायावती की भी आई है, सबकी आई है, ठीक है, तो सभी को जो कि स्टेट सब्जेक्ट है, हाँ, लैंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। कोई भी इस परिवर्तन को करना नहीं चाहता, एक साफ सुथरी आपराधिक न्याय प्रणाली इस देश में स्थापित नहीं करना चाहता, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज जी आपका, कासिम रसूल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की। जाहिर है उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये जो फैक्ट और फाइंडिंग रिपोर्ट आएगी, सरकार भी इसे गौर से देखेगी, और जो हालात जिस तरह से पुलिस प्रशासन और उसकी जांच को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें भी बेहतरी आने की एक उम्मीद की जा सकती है। तो इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम तमाम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर उन्होंने हमारे इस फ्रीडम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप हमारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि फ्रीडम एक्सप्रेस एक नॉन प्रॉफिट मीडिया हाउस है, आप इसमें अपनी मदद भी दे सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही।